नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। राजनीति में कई नेता लोग जमीन पर जनता के बीच काम कर अपनी जगह और पहचान बनाते हैं, तो कई लोगों को अपने बाप दादा की सियासत भी विरासत में मिल जाती है। विरासत में मिली इस सियासत को भी कई नेता बहुत सहेज कर रखते हैं और आगे बढ़ाते हैं, तो कई ऐसे भी होते हैं जो इसे गंवा भी देते हैं। लेकिन सियासत में मिली ये विरासत भी वोट जुटाने के समय बहुत काम आती है, और यही वजह है कि चुनाव से पहले सब नेताओं को अपनी ये विरासत याद आती है, क्योंकि उसे भुनाने का यही सबसे सही समय जो होता है। आम चुनाव करीब है और एनडीए में भी ऐसे नेताओं की पूछ बढ़ गई है। हालांकि बीजेपी परिवारवाद की राजनीति को बढ़ाने की मुखर विरोधी है, लेकिन गठबंधन के सहयोगियों का कुनबा अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी कम से कम इस परिवारवाद के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालती दिख रही है। कैसे? आइए आपको आज की सियासी डेवलपमेंट क्या रही अपडेट दे देते हैं। आज के ही दिन की बात करें तो कई नेता ऐसे हैं जो अपनी अपनी सियासी विरासत के भरोसे इन चुनावों में अपनी जमीन तलाश रहे हैं, या अपनी सियासी जमीन के भरोसे सीटों पर तालमेल कर रहे हैं। यहाँ आप एक साथ तीन तस्वीरें देख रहे हैं, तीन ऐसे ही नेता जो आज चर्चा में रहे: पशुपति कुमार पारस, राज ठाकरे और सीता सोरेन। पशुपति कुमार पारस ने आज ही नाराजगी जताते हुए मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया। वो इस बात से खफा हैं कि बिहार में एनडीए ने जो सीट बंटवारा किया उसमें उन्हें नजरअंदाज कर उनके भतीजे चिराग पासवान को सब कुछ दे दिया गया, और उन्हें 5 लोकसभा सीटें होने के बावजूद भी जो पशुपति पारस के पास थी, वो 5 सीटें अब चिराग पासवान के पास चली गई हैं। पशुपति पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, जबकि चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं। अब बात शिवसेना की करते हैं। शिवसेना में बाला साहब ठाकरे की विरासत पर अपना दावा करने की कोशिश करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे कल देर शाम खास तौर पर मुंबई से दिल्ली आए और गृह मंत्री अमित शाह से मिले। उनके एनडीए में शामिल होने और सीट बंटवारे में उनकी पार्टी को कोई सीट मिलने की भी चर्चा है। आज की जो तीसरी बड़ी खबर रही, तीसरा बड़ा चेहरा, वो था परिवार पॉलिटिक्स में सीता सोरेन का। जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं सीता, विधायक हैं, और आज ही जेएमएम को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गई। वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं। हेमंत सोरेन जमीन घोटाले में आरोपी हैं और ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में हैं। हेमंत सोरेन विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के घटक साथी रहे हैं। बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड के इन नेताओं के इन तस्वीरों को देखने के बाद ये बात समझ में आती है कि कुल मिलाकर जो विरासत की सियासत है उस पर काफी कुछ चीजें घटती जा रही हैं। पशुपति पारस 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट जीत कर आए थे और जुलाई 2021 में मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए। वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रहे, लेकिन रामविलास पासवान की विरासत को लेकर अपने भतीजे चिराग पासवान के साथ उनकी लगातार खींचतान रही। जून 2021 में चिराग पासवान को हटाकर वो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लेकिन इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी में दो फाड़ हो गई, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नाम से अलग दल बना लिया। उन्हें उम्मीद रही कि उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के सीट बंटवारे में सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, लेकिन वो तब निराश हुए जब बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे की घोषणा हुई और उनका पत्ता उनके ही भतीजे चिराग पासवान ने इस बार काट दिया, या आप ये कहें कि 2 साल पुराना एक मीठा बदला भतीजे चिराग ने अपने चाचा पशुपति पारस से लिया। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में 17 पर जो फॉर्मूला तय हुआ है, 17 पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। 16 सीटें नीतीश कुमार के खाते में गई हैं जेडीयू के पास, और 5 सीटें चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को दी गई हैं। 1 सीट जीतन राम मांझी की हम पार्टी को और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी गई है। अपने लिए कोई जगह न देख पशुपति पारस नाराज हैं और उन्होंने इसे नाइंसाफी बताते हुए मोदी सरकार से आज इस्तीफे की घोषणा की। अब देखना है कि क्या नाराज पशुपति पारस को विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में जगह मिलती है। अभी तक आरजेडी या कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। इस बीच पशुपति पारस दिल्ली से पटना पहुंचकर अपनी आगे की रणनीति तय करने के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं।
और ये चर्चा है कि बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट, जिसको लेकर चाचा बनाम भतीजे के बीच काफ़ी ज़्यादा खींचतान चल रही थी, इस हाजीपुर सीट पर चाचा भतीजे का मुकाबला देखने को मिल सकता है, जो कि इस चुनाव की सबसे हॉट सीट हो सकती है। हाजीपुर दरअसल रामविलास पासवान की पारंपरिक सीट रही है, जहां पासवान वोट बहुत निर्णायक भूमिका में रहे हैं। इस सीट से रामविलास पासवान भारी वोटों के अंतर से चुनाव जीतते रहे हैं और कई बार तो उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जीत का दर्ज अपने नाम कराया है। चाचा भतीजे के बीच सियासत के पहलुओं पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये बिहार के सियासी चचा भतीजा हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। साथ आए थे, लेकिन चचा पलटकर बीजेपी के साथ चले गए। भतीजा के महागठबंधन को अकेला छोड़कर और अपने ऊपर तंज कसने का मौका देकर। बड़ा सुनते हैं मोदी जी बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारंटी है। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले, बाद में जो गारंटी देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देके दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। ये बिहार के सगे चचा भतीजा है, पशुपति पारस और चिराग पासवान। राजनीति ने खून में लकीर खींच दी। 3 साल पहले चचा को बीजेपी ने केंद्र में मंत्री बना दिया, पूरी पार्टी उनके हो गई। भतीजा अकेले रह गए। अब चुनाव आया तो भतीजे की पौ बारह हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने गठबंधन भतीजे के साथ कर लिया। अब चचा अकेले रह गए। हमारे पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। ये है बिहार का द ग्रेट पॉलिटिकल फैमिली ब्रेकअप। इस पर नाचने वाली पार्टियां चाहे जो भी हों, लेकिन जिस धुरी पर सबकी राजनीति चक्कर घिन्नी की तरह घूम रही है, वो धुरी तो आखिर बीजेपी ही है। और बीजेपी ट्रिपल पी पर काम कर रही है, परिवार, पावर और परसेप्शन। ये कैसे हो रहा है, इसको समझने के लिए जानना जरूरी है कि बीजेपी ने चिराग पासवान पर दांव क्यों आजमाया। दरअसल बीजेपी को ये साफ हो गया है कि बिहार में पासवान वोट, खासकर युवाओं में चिराग पासवान का ही ज्यादा असर है। उसी तरह पशुपति पारस के पास पार्टी और सत्ता भले चली गई हों, लेकिन रामविलास पासवान की विरासत उनके भाई पशुपति के साथ नहीं, बल्कि बेटे चिराग के साथ ही दिखती है। करीब 3 साल तक मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहने के बावजूद पशुपति पारस ने बिहार में मजबूत सियासी जमीन नहीं बनाई। पशुपति की तुलना में उनके भतीजे चिराग पासवान ने पार्टी गंवाने के बाद बिहार में घूम घूम कर अपने लिए माहौल बना लिया। साथ ही चिराग को तवज्जो देकर बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए भी उनकी हैसियत की एक सीमा रेखा तय कर दी है। दरअसल नीतीश को लगता है कि चिराग पासवान ने उनकी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करके 2020 विधानसभा चुनाव में उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके कारण 10 साल पहले राज्य में कहां उनकी पार्टी 1 नंबर होती थी और कहां 3 नंबर हो गई। कहा यह भी जाता है कि नीतीश को खुश रखने के चक्कर में ही बीजेपी ने पशुपति पारस को तवज्जो दी थी। लेकिन अब बीजेपी ये बताना चाह रही है कि नीतीश की खुशी या नाराजगी से ज्यादा उसके अपने वोट समीकरण मायने रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर। चाचा भतीजे की लड़ाई में अगर चाचा पशुपति कुमार पारस आज राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं, तो उसके जिम्मेवार वो खुद हैं। भले ही उन्होंने नीतीश कुमार के निर्देशन और भाजपा के सहयोग से लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़कर चिराग पासवान को अलग थलग तो कर दिया, लेकिन पार्टी के आधारभूत वोटर, खासकर पासवान जाति के वोटरों के बीच उनकी भूमिका एक खलनायक की रही। और चिराग पासवान ने 2-3 महीने के अंदर ही अपने मेहनत से इस जाति के वोटरों को एकजुट कर बीजेपी को कम से कम ये संदेश तो दे दिया कि अगर पासवान जाति का जहां तक समर्थन का सवाल है तो वो चिराग पासवान के साथी है। और आज अगर पासवान
चिराग के पीछे खड़े हैं, तो वही एक बड़ा कारण है जिसके कारण बीजेपी ने आज उन्हें 5 लोकसभा की सीटें दी और साथ ही साथ उनके उन सभी शर्तों को माना कि उनके चाचा पशुपति पारस को ना ही केवल राज्यसभा बल्कि किसी भी राज्य के राज्यपाल बनाने का कोई भी न्योता या किसी भी तरीके का पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन का ऑफर ना दिया जाए। खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी नीतीश को 12-13 सीटें देना चाहती थी, लेकिन नीतीश 16 सीटों से कम पर हरगिज राजी नहीं हुए। उसका नतीजा ये हुआ कि पशुपति के खाते में कुछ बचा ही नहीं, जबकि पशुपति को नीतीश का करीबी माना गया। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि चिराग पासवान इस बात पर अड़े थे कि उनका साथ चाहिए तो चचा पशुपति से पूरा का पूरा नाता बीजेपी को तोड़ना होगा, यानी ना राज्यसभा ना राजभवन। पशुपति पारस को कुछ नहीं मिला, वो दुखी हैं, पार्टी खफा है। जैसे हिमालय पर्वत अडिग है, उसी तरह पशुपति कुमार पारस जी हमारी पार्टी का फैसला अडिग है कि चुनाव हाजीपुर से लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान को बनाने और राष्ट्रीय फलक पर चमकाने वाली लोकसभा सीट रही है। चिराग पासवान के दावे को बीजेपी ने मानकर ये सीट उनको दे दी, लेकिन पशुपति भी वहीं से लड़ने पर आमादा है। आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन अभी चचा का सियासी तेल और उसकी धार को देख रहा है। बीजेपी का ये चरित्र रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। पशुपति पारस जी के साथ उन्होंने वही किया जो इसके पहले भी सहयोगियों के साथ किया है। 10 साल पहले रामविलास पासवान जब एनडीए में गए थे तो उनको इसके लिए तैयार करने वाले उनके बेटे चिराग पासवान ही थे। चिराग को अकेला छोड़कर पूरी बीजेपी जब पशुपति पारस के साथ खड़ी हो गई, तब भी चिराग ने पीएम मोदी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उनके धीरज का फल अब बीजेपी ने उनको दे दिया है। 2019 में जो एक सीट हम लोग चूक गए थे किशनगंज की, मैं मानता हूं इस बार 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। ये हमारे गठबंधन की ताकत, मेरे विश्वास को बढ़ाती है। बिहार में चचा भतीजा ब्रेकअप छाप राजनीति से किसका फायदा होगा और किसका घाटा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो साफ है कि राजनीति में संबंध भी शुद्ध मुनाफे का खेल बनते जा रहे हैं। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बिहार की सियासत में इन आम चुनावों में 2 चाचा भतीजा चर्चा में रहेंगे। एक चाचा भतीजा नीतीश और तेजस्वी यादव को भी कहा जाता है। ये अलग बात है कि नीतीश असली चाचा नहीं है, लेकिन तेजस्वी अपनी सभाओं में उन्हें चाचा कहकर ही निशाना साधते हैं। दूसरे चाचा भतीजा असली वाले हैं, पशुपति पारस और चिराग पासवान। पासवान चाचा भतीजा में खींचतान बिहार की सियासत में क्या मोड़ ला सकती है, इस पर पटना से और जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पटना फिलहाल लौट आए हैं और अपने समर्थकों के साथ अपनी अगली रणनीति पर विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि बीजेपी उन्हें इस प्रकार से न केवल एनडीए से बाहर करेगी, बल्कि उनके भतीजे चिराग पासवान के सारे शर्तों को मानेगी। ये चिराग पासवान की जिद कहिए या राजनीतिक शर्त, जिसके कारण पशुपति पारस को इस बात का अंदाजा हो गया था कि न केवल एनडीए में उन्हें सीटों से दूर रखा गया है, बल्कि आने वाले दिनों में भी राज्यसभा या किसी राज्य का राज्यपाल भी बनने की जो उनकी इच्छा है वो शायद संभव नहीं हो पाएगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं चिराग के चले हुए चाल में वो फंस गए। अब आज की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में और जो परिस्थितियां हैं, वैसे में उनके पास लालू यादव और तेजस्वी यादव के महागठबंधन के शरण में जाने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं। निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस जिस मंसूबे के साथ उन्होंने अपनी पार्टी को तोड़ा था, जैसे उन्होंने दावे किए थे, उसमें वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि खरे नहीं उतरे। क्योंकि चिराग पासवान जिस प्रकार सड़क से लेकर हर जगह उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने एक साफ मैसेज दिया और खासकर जो पासवान जाति का वोटर है वो भी उनके समर्थन में एकजुट रहा, उनके पीछे खड़ा रहा, जिससे बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा और एक अपनी गलती का एहसास हुआ कि
पार्टी को चिराग के साथ ही रखने में, चिराग को अपने साथ रखने में ही उनकी राजनीति के लिए लाभदायक हो सकता है। और यही एक बड़ा कारण है जिसके कारण आज पशुपति कुमार पारस को छोड़कर न केवल चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई है, बल्कि उनको चाचा को किसी भी तरीके से राजनीतिक रूप से रिहैबिलिटेट करने की कोई भी बीजेपी की किसी भी रणनीति या नीतीश कुमार के आग्रह को भी ना मानने की उनकी इस जिद को पूरा किया गया है। भारतीय राजनीति में वर्तमान दौर में जो चाचा भतीजे हैं, उनकी कहानी आज हम आपको सुना रहे हैं। आपने बिहार के 2 जोड़ी चाचा भतीजे सुने, अब आगे बढ़ते हैं। चाचा भतीजा की बात हो रही है तो महाराष्ट्र की तो बात होगी ही। महाराष्ट्र में भी 2 चाचा भतीजा सुर्खियों में रहे। एक तो शरद पवार और अजीत पवार, तो दूसरे हैं बाला साहब ठाकरे और उनकी विरासत पर दावा करने वाले राज ठाकरे। बाला साहब ठाकरे के सामने ही राज ठाकरे ने अपनी एक अलग पार्टी MNS बना ली थी। बाला साहब ठाकरे की विरासत पर उद्धव ठाकरे का दबदबा जो हो गया था, ये अलग बात है कि उसके बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना को एक नहीं रख पाए। एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा हिस्सा अपने साथ खींच लिया और उसे ही शिवसेना का नाम और निशान मिल गया। खैर, राज ठाकरे की बात इसलिए कि वो आज मुंबई से, खासतौर पर कल देर शाम मुंबई से खासतौर पर दिल्ली बुलाए गए, जहां उनकी मुलाकात आज गृह मंत्री अमित शाह से हुई। वैसे तो राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ अपने बयानों के लिए और उनकी पार्टी अपनी हरकतों के लिए हमेशा विवादों में रही है, इसीलिए बीजेपी उनसे दूरी बनाए रखती थी। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि बीजेपी मराठी वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए MNS को साथ लेकर आ रही है। और यह भी बीजेपी महसूस कर रही है कि शिवसेना का नाम भले ही उसके साथ आ गया हो, लेकिन ठाकरे की अभी भी कमी है। बदले में बीजेपी MNS को दक्षिण मुंबई की 1 लोकसभा सीट दे सकती है, इसकी चर्चा बहुत है। इसके अलावा विधानसभा और BMC चुनावों में दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, एक साथ गठबंधन कर सकते हैं। हमारे सहयोगी सुनील सिंह की मुंबई से रिपोर्ट देखिए। अब तक सभी नेता राज ठाकरे से मिलने उनके घर पर आते थे, लेकिन पहली बार राज ठाकरे दिल्ली में किसी दूसरे दल के नेता से मिलने पहुंचे, वो भी अपने बेटे अमित ठाकरे के साथ। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात तकरीबन आधे घंटे चली। मुंबई में MNS नेता बाला नांदगांवकर ने बताया कि बातचीत सकारात्मक रही है। उन्होंने इतना ही बताया कि सकारात्मक चर्चा हो गई है, आगे चल के 1-2-4 रोज में उसका जो भी निर्णय है वो आ जाए। कितने सीटों की मांग की वो तो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको अभी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ मांगे की है उसके बारे में फलदायी चर्चा हो गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी मराठी वोटों का विभाजन रोकने के लिए MNS को साथ ले रही है। वो MNS को दक्षिण मुंबई की लोकसभा सीट दे सकती है, साथ ही विधानसभा चुनाव और BMC चुनाव में मदद भी। 2019 के विधानसभा चुनाव में MNS का एक ही विधायक चुन कर आया था, लेकिन MNS को महाराष्ट्र की कुल 2.25% यानी 12,42,135 वोट मिले थे। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी एक वोट को जोड़ने में लगी है। कह सकते हैं कि इस वक्त दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि शिवसेना टूटने के बाद सांसद और विधायक तो बड़ी संख्या में एकनाथ शिंदे के साथ आए, लेकिन मराठी वोटर कितने आए ये अभी साफ नहीं है। वो जानते हैं कि सारे मराठी मतदाता आज आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ है, क्योंकि इन्होंने जिस ढंग से उनके पेट पे छुरा भोंका है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार जो बनी हुई है यहाँ, असंवैधानिक सरकार है, उससे गुस्से में अगर हिम्मत होती ना तो पिछले 2 वर्ष में महापालिका का चुनाव नहीं लिया इन्होंने। ये तो सोचो आप, महापालिका का चुनाव नहीं हुआ, जो जिला परिषद है उनके चुनाव नहीं हो रहे, सिर्फ मुंबई की बात नहीं, पूरे महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हो रहे। तो ये बता देता है, सिद्ध करता है कि ये जानते हैं पैरों तले जमीन हिल रही है, कहीं से भी किसी को भी साथ में ले लो, बस वो कोई विचार कुछ नहीं है, विचार एक ही है, सत्ता पाना, उसके लिए कुछ भी करेंगे। इस बीच उत्तर भारतीयों के खिलाफ MNS के हिंसक आंदोलनों को याद दिलाते हुए कांग्रेस ने इसे हिंदी भाषियों का अपमान बताया है। मैया की पूजा का विरोध करने वाले, हिंदी भाषियों को पीट पीट कर महाराष्ट्र मुंबई से भगाने वाले मनसे और राज ठाकरे के साथ में भाजपा युति बना रही है और उन्हें शायद NDA में भी ले रही है। ये हिंदी भाषियों का अपमान है, हिंदी भाषियों के साथ गद्दारी है। और जो उत्तर भारतीय जिन्हें भगाया गया
उनके जख्म पर नमक रगड़ने का काम जो है वो भाजपा कर रही है। हालांकि इसके पहले एनडीटीवी से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साफ कर चुके हैं कि राज ठाकरे अब हिंदुत्व की बात भी करते हैं। हिंदुत्व एक ऐसी बात है जो हमें आपस में जोड़ती है। मराठी की बात तो करते ही है और करनी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उन्होंने अपने विचारों को और व्यापक भी बनाया। आज हिंदुत्व की बात वो करते हैं और एक हिंदुत्व ऐसी चीज है जो हमको उनके साथ जोड़ सकती है। तो इसलिए आज हमारी कोई बातचीत तो नहीं चल रही, पर पीछे आपने मुझे पूछा होता तो मैं आपको ये कह देता कि इनके साथ हम कभी जा नहीं सकते। आज मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उनसे कोई हमारा गठबंधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी परिस्थिति अब नहीं रही है। उत्तर भारतीय के प्रति जो उनका देखने का नजरिया था अभी बहुत कुछ बदल गया है, तो मैं भी अभी वोट से कुछ बढ़ेगा जरूर। दोनों पार्टियों की मानसिकता है और जो विचारधारा है वो मुंबई को आगे बढ़ाने में सोच रही है, जो कि हम सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा और देश को भी आगे एकजुट लेकर जा सकते हैं। तो ये राजनीति है मैम, जहाँ पड़ला भारी पब्लिक वहाँ खसकेगी, और वो भी जो बैठे हैं ऊपर उनको यही करना है राजनीति। तो राजनीति में यही सब होता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों के बाद महाराष्ट्र दूसरा राज्य है जहां पर 48 सीटें हैं, लेकिन यहां का राजनीतिक समीकरण कुछ इस कदर उलझा है कि मतदाताओं के मन की था लगा पाना मुश्किल है। यही वजह है कि बीजेपी अपने पक्ष में वोट जोड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। मुंबई से कैमरामैन अरुण पेडनेकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर उद्धव ठाकरे ने इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए बीजेपी पर पलटकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानती है कि उसे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे, इसीलिए पहले उन्होंने बाला साहब ठाकरे का फोटो चुराया और आज वो एक और ठाकरे को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के दूसरे चाचा भतीजा तो बीते कुछ साल से ज्यादा ही चर्चा में है। देश की राजनीति के दिग्गज शरद पवार के साए में उनके भतीजे अजीत पवार ने अपनी सियासत को आगे बढ़ाया, लेकिन सत्ता की चाहत क्या ना करा दे। चाचा शरद पवार की नाक के नीचे से भतीजे अजीत पवार ने उनकी पार्टी को ही तोड़ दिया, एनडीए में शामिल हो गए और अब महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग ने एनसीपी का नाम और घड़ी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी अजीत पवार वाले गुट को दे दिया है, यानी वही अब असली एनसीपी हो गए हैं। इस फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत भी नहीं मिली है। इसका मतलब है कि एनसीपी के नाम से और घड़ी के निशान से अजीत पवार की पार्टी आम चुनावों में उतर पाएगी। एक वक्त था कि भतीजा अजीत पवार चचा शरद पवार के साए की तरह होता था, लेकिन पिछले साल ये साया छूमंतर हो गया और बीजेपी की परछाई बन गया। अजीत पवार ने पार्टी तोड़कर नई पार्टी बना ली और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। मंगलवार को पार्टी और चुनाव चिन्ह के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने पार्टी का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसका मूल चुनाव चिन्ह घड़ी भतीजे अजीत पवार को दे दिया है, जबकि शरद पवार को पार्टी मिली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार और चुनाव चिन्ह तुरहा बजाता व्यक्ति। जाहिर है कि ये चुनाव शरद पवार को 25 साल बाद नए सिंबल पर लड़ना होगा। पवार के लिए ये एक झटका है, लेकिन एक खबर अच्छी भी है कि अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार खुलकर चचा के पक्ष में आ गए हैं। जिस समय शरद पवार को अजीत पवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय अजीत पवार भाग गए। शरद पवार को इस उम्र में छोड़कर उनके जैसा नालायक आदमी नहीं होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। शुद्ध पारिवारिक पार्टियों में जब वर्चस्व की लड़ाई तेज होती है तो परिवार वाले ही एक दूसरे के खिलाफ तनकर खड़े हो जाते हैं। शरद पवार जैसे मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी भी अपनी पार्टी को इस फैमिली ब्रेकअप से बचा नहीं पाए। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। परिवार की सियासी विरासत पर ऐसा ही दावा झारखंड के सोरेन परिवार में भी हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन बुजुर्ग हो चुके हैं। उनकी सियासी विरासत पर सबसे बड़ा दावा उनके छोटे बेटे हेमंत सोरेन का रहा है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। हेमंत सोरेन 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे। गिरफ्तारी के बाद जेएमएम के पुराने नेता चंपाई सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया। इससे सोरेन परिवार में पहले से नाखुश चल रही बड़ी बहू
सीता सोरेन नाराज हो गए। सीता सोरेन दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी है, जो शिबू सोरेन के बड़े बेटे थे। जेएमएम में नजरअंदाज किए जाने के बाद से ही सीता सोरेन को लेकर अटकलें चल रही थी। आज उन्होंने जेएमएम से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। अटकलें ये भी हैं कि बीजेपी उनको भी लोकसभा का चुनाव लड़ाने वाली है। जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने की नौबत आई तो सवाल उठा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सबको लगा कि हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती है, लेकिन सोरेन परिवार के खासम खास चंपाई सोरेन की किस्मत जग गई। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इस फैसले से अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई दुखी था तो वो थी सीता सोरेन, पार्टी की 3 बार की विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी। सीता सोरेन खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रही थी, लेकिन उन्हें मन महसूस कर रह जाना पड़ा। अब लोकसभा चुनाव सिर पर आया तो सीता सोरेन ने अपने परिवार से ही ब्रेकअप कर लिया है। आज के डेट को भी हम जब तक देख रहे हैं, झारखंड विकास से कोसों दूर है। तो ऐसे में मुझे मोदी जी का परिवार, महापरिवार में आना पड़ा, क्योंकि हमको झारखंड को बचाना है। झारखंड के वासियों को, झारखंडियों को न्याय दिलाना है। यही एक बड़ा मकसद है जो कि आज मैं इस परिवार में शामिल हुई। सीता सोरेन को अपने साथ मिलाकर बीजेपी ने झारखंड में परसेप्शन के खेल में बढ़त लेने की कोशिश की है। वो ये बताना चाहती है कि परिवारवाद की राजनीति में भी जो हाशिए पर हैं, उनको मोदी में ही अपना परिवार दिखता है। आदिवासी समाज के हित के लिए जो योजना आदरणीय मोदी सरकार की ओर से चलाई जाएगी, उसको और ताकत से आदिवासी के समाज के आखिरी तबके तक पहुंचाने में हम झारखंड में अभी शक्तिशाली हो रहे हैं, और इसलिए मैं बहन सीता सोरेन जी का स्वागत करता हूं। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। बीजेपी को पावर मिली थी तो उसने गैर आदिवासी रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया था। इसका खामियाजा अगले चुनाव में उसे भुगतना पड़ा। अब वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसीलिए झारखंड में आदिवासियों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हेमंत सोरेन के परिवार में ही सेंध लगा दी। लेकिन सवाल यही है कि क्या सीता सोरेन बीजेपी के हितों को साध पाएंगी? झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर सीता सोरेन ने अलविदा कहा और बीजेपी का दामन थामा है, तो इसके पीछे न केवल परिवार के अंदर उनका अलग थलग पड़ना है, बल्कि उनकी अपनी भी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। वो चाहती हैं कि न केवल आने वाले दिनों में बीजेपी उनके बल्कि उनकी दोनों बेटियों के राजनीतिक हितों का ध्यान रखे, जो फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में संभव नहीं। और साथ ही साथ सीता सोरेन को इस बात का अंदाजा हो गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो रैंक एंड फाइल है, जो उसका आधारभूत वोटर है, उसने हेमंत सोरेन को ही शिबू सोरेन का असल उत्तराधिकारी मान लिया है। वैसे में उनकी दाल ना पार्टी के अंदर और ना ही परिवार के अंदर गलने वाली है। सीता सोरेन झारखंड राज्य के लिए आंदोलन के नेता रहे। शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी है। माना जाता है कि अगर दुर्गा सोरेन की आकस्मिक मौत नहीं होती तो शिबू सोरेन की विरासत उन्हीं को मिलती। लेकिन दुर्गा सोरेन के गुजरने के बाद पार्टी और सत्ता धीरे धीरे हेमंत सोरेन के हाथों में चली गई और सीता सोरेन को लगता है कि हेमंत के राजनीतिक दबदबे के कारण वो महज एक विधायक बनकर रह गए। अब सीता सोरेन के बीजेपी में जाने को हेमंत सोरेन की पार्टी खास तवज्जो नहीं देना चाह रही। अभी पार्टी एक संकट के दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है थोड़ा धैर्य सबको रखना चाहिए था, और इस तरह से क्यों हुआ दुखद है। ये हमारी पार्टी के लिए दुखद है। सीता सोरेन ने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। कयास लगाया जा रहा है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए मनीष कुमार के साथ ऐश्वर्य जैन की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जामा विधायक सीता सोरेन, जो पिछले 3 टर्म से विधायक थी, आज जेएमएम को छोड़ बीजेपी में शामिल हुई है। बीजेपी में शामिल होने से पहले वो पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन को अपना जो त्याग पत्र है वो भेजा था,
और उसके बाद बीजेपी में शामिल हुई है, वो काफी नाराज थी, अपने पार्टी के कार्यशैली से नाराज थी। मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन थे, जब वो जेल गए, जेल जाने के बाद जब कल्पना सोरेन का नाम आया था, उस समय भी ये नाराजगी जताई थी। उसके बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे भी वो नाराज चल रही थी। साथ ही उसको उम्मीद था कि नए मंत्रिमंडल में उसको शामिल किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो कुल मिला के देखा जाए तो सीता सोरेन के बीजेपी में जाने से पार्टी को कहीं न कहीं से नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा कि वो पिछले 3 टर्म से विधायक थी और जो शिबू सोरेन का जो परिवार है वो सबसे बड़ी बहू थी, तो वो नाराजगी उसकी जो थी वो जायज थी। उसको अभी जो सरकार का विस्तार हुआ था, जो नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बने, उसमें भी उसको ये उम्मीद था और अपने ससुर शिबू सोरेन से उसे उम्मीद था कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन बसंत सोरेन जो उनके छोटे देवर हैं, उनको शामिल किया गया, लेकिन सीता सोरेन को शामिल नहीं किया गया, जबकि वो 3 टर्म की विधायक थी। और बसंत सोरेन पहली बार जीत के आए थे, वो मंत्री बने हैं। तो कुल मिला के परिवार का जो विवाद है वो खुल के सामने आया और आखिरकार वो बीजेपी ज्वाइन की है। अब देखना होगा कि बीजेपी में उनको क्या स्थान मिलता है। यदि अगली लोकसभा चुनाव की बात करें तो यदि उसे उम्मीद था कि दुमका से सीट मिलता है, क्योंकि संथाल से वो आती है और संथाल में जीतने की काफी प्रबल संभावना है, लेकिन वहां से बीजेपी ने पहले ही अपना कैंडिडेट का नाम जो है घोषित कर दिया। झारखंड के 2 बड़े नेता दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन, जैसे कि आपने रिपोर्ट में देखा, और मधु कोड़ा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी गीता कोड़ा भी बीजेपी के खाते में अभी गई हैं। तो सीता और गीता झारखंड की जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात दवाओं की। चिकित्सा प्रणाली की भारत में कई चिकित्सा प्रणालियों को मान्यता मिली हुई है। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी वगैरह सभी। हर चिकित्सा प्रणाली का अपना एक दायरा है, अपना एक इतिहास है। वो मरीजों को फायदा पहुंचाती है, इसीलिए उनका इस्तेमाल होता रहा है। आयुर्वेद का इतिहास तो भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब एक चिकित्सा प्रणाली में लगे लोग दूसरे चिकित्सा प्रणाली को निशाना बनाने लगते हैं, या फिर कोई अपनी चिकित्सा प्रणाली को लेकर भ्रामक प्रचार या दावे करता है। ऐसे ही एक मामले में पतंजलि आयुर्वेद से जुड़े बाबा रामदेव और वैद्य बालकृष्णन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। यह मामला पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अपने विज्ञापनों में किए गए भ्रामक दावों का है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि पहली नजर में बाबा रामदेव और वैद्य बालकृष्ण ने कानून का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और कहा था कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। इस मामले में कोई जवाब दाखिल न किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज हुआ। कोर्ट ने कहा कि दोनों ने पिछले आदेश के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को अब तलब किया है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज कोर्ट में क्या हुआ हमारे सीनियर एडिटर लीगल न्यूज आशीष भार्गव। एलोपैथ के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया है और इस मामले में पतंजलि आयुर्वेद के बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अदालत में पेश होने के आदेश दे दिए गए हैं और कहा गया है, नोटिस भी जारी किया गया है बाबा रामदेव के क्यों ना उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाए। इससे पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को अवमानना का नोटिस जारी किया था, लेकिन अब जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की जो बेंच थी उसने नाराज़गी जताई, क्योंकि नोटिस का जवाब नहीं दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि आपने जवाब दाखिल नहीं किया, इसलिए परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि जैसे जो रामदेव हैं और बालकृष्ण, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और इसके बाद 2 अप्रैल की तारीख लगाई गई है। आयुष मंत्रालय को भी फटकार लगाई कि क्यों कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया था और सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के कोई भी विज्ञापन छापने से
पर रोक लगा दी थी और कहा था कोई विज्ञापन उनके नहीं जाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और पूछा था कि आखिरकार जब कानून का उल्लंघन हो रहा है तो वो मूक दर्शक कैसे बना है, और ये स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी कि इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई केंद्र सरकार ने की है। तो ये बेंच ने ये भी खुलासा किया था कि गुमनाम चिट्ठी सीबीआई और जजों को मिली थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भ्रामक विज्ञापन दिए जा रहे हैं एलोपैथ के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्देश दिया था कि इस तरह के विज्ञापन ना दिए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे सख्ती से लिया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्ण जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको दोनों को कंटेम्प्ट नोटिस जारी किए थे, शोकॉज नोटिस दिए थे कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जवाब दाखिल नहीं किया गया तो उससे सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे डाला। यानी अब इस मुद्दे पर रामदेव और बालकृष्ण को 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना होगा। ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि उनके आदेशों का पालन नहीं किया गया, इसलिए वो ये कार्रवाई कर रहा है। हालांकि मुकुल रोहतगी अपीयर हुए थे, उनका कहना था कि इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती, ये कानून का उल्लंघन है, यह अदालत की अवमानना का मामला इस तरीके से नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों को नकार दिया और ये आदेश जारी किया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में एनडीटीवी की खबर के बाद नर्सिंग के करीब 4000 छात्रों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच से बहुत बड़ी राहत मिली है। 4 साल से परीक्षाओं का इंतजार कर रहे इन छात्रों के लिए परीक्षा देने का रास्ता अब खुल गया है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर हुई सीबीआई जांच में मध्य प्रदेश के 308 में से 74 नर्सिंग कॉलेजों को अधूरा और 65 नर्सिंग कॉलेजों को अयोग्य करार दे दिया गया था। इनमें से कई नर्सिंग कॉलेज कुछ कमरों में ही चल रहे थे या उनके लिए स्टाफ भी आधा अधूरा ही था। यही एनडीटीवी की रिपोर्ट थी। सीबीआई की रिपोर्ट के बाद अयोग्य घोषित नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ रहे हजारों छात्र लगातार मांग कर रहे थे कि उनकी परीक्षाएं ली जाएं। कॉलेज के मैनेजमेंट की गलती के कारण उनका भविष्य खराब ना किया जाए। इन छात्रों ने 3 साल तक पढ़ाई भी की और फीस भी जमा की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शासन और याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद सभी छात्रों को एक बार परीक्षा देने का मौका दे दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि परीक्षा में बैठने की सशर्त इजाजत दी जा रही है। इसके मुताबिक जिन छात्रों ने कॉलेजों में पढ़ाई की है या प्रशिक्षण लिया है, अगर वो परीक्षा में पास होते हैं तभी उन्हें आगे का फायदा मिल पाएगा। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। क्या बताइए, इनकी क्या समस्या थी और क्या कितनी खुशी है इस से? देखिए, हम तो शासन के अधीन हैं। हमने शासन के जो नियम थे उसको फॉलो किया था और हमारे जो एग्ज़ाम हम लोग फाइट कर आते हैं, जो हमारे पीएनएससी के एग्ज़ाम थे उसमें स्टूडेंट फाइट करके आए थे। अब कॉलेज की गलती की वजह से तो वो परेशानी नहीं भुगतेंगे, पर हमें शासन ने थोड़ी राहत दी है कि सारे स्टूडेंट के एग्ज़ाम कराने की परमिशन दी है, जिससे बच्चों में बहुत उत्साह है और वो अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिल्कुल, तो बच्चों में काफ़ी उत्साह है क्योंकि वो अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, स्टूडेंट हैं। आपका क्या नाम है? आपका? मैं एमएससी नर्सिंग 2020-21 की छात्रा हूँ। क्या नाम है आपका? ओमश्री यादव। अच्छा, बताइए आपकी क्या समस्या आ रही थी? समस्या यही थी कि हमारे कॉलेज को, बाकी मतलब मध्य प्रदेश में बहुत सारे कॉलेज हैं जिनको एलिजिबल नहीं माना गया था, बट हम लोगों ने यही हमारे जो जस्टिस हैं संजय सर और हमारे शासन से भी यही मांग की थी कि हमें एग्ज़ाम दिलाए जाएं और जिससे कि हमारे भविष्य को कोई नुकसान ना हो। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे जस्टिस सर और हमारे प्रशासन को भी, जिन्होंने हम सभी की परेशानियों को समझा और समय रहते ही निर्णय लिया, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका मनोबल बढ़ा और जो भी स्टूडेंट हतोत्साहित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, डिप्रेशन में आ रहे थे, उनमें एक उमंग जागी है लहर की और सभी स्टूडेंट अब एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सारे स्टूडेंट्स, जितने भी लाखों स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से, और हमारे प्रशासन को भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा
मतलब निर्णय लिया। तो ये जो निर्णय हुआ है इससे ये खुश हैं और जो 45,000 स्टूडेंट पिछले 4 साल से अपने परीक्षा की उम्मीद कर रहे थे, लगभग अब उन सबको परीक्षा देने का मौका मिलेगा, क्योंकि कॉलेज में वो काम तो कर रहे थे, लगातार नर्सिंग की सेवाएं भी दे रहे थे, लेकिन उनके एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे थे। जो 3 साल का कोर्स है वो 6 साल होने को आ गए थे। कुछ और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? शशिकला खराड़ी। आप किस कौन से? अभी 3rd ईयर में आ गए, हमारी एग्जाम होने वाली है, इस बात की हमें खुशी है। कब से आप दे रही थी, कब होना था आपका एग्जाम? अभी तो 3 साल हो गए, हमारे फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं हुए थे, तो अभी टाइम टेबल आ गया, तो अभी एग्जाम हो गया। तो ये इनको 3 साल हो गए लेकिन फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं हुए थे। कुछ और स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? हम BSc नर्सिंग 3rd ईयर के स्टूडेंट। 3rd ईयर में तो कब से एग्जाम आपके नहीं हुए? एग्जाम तो अभी हुए नहीं थे, पर अब फैसला आ गया, होंगे। तो आपको फैसला आने पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये जो एग्जाम का फैसला आया है, तो अब आपको क्या लग रहा है? हम सब बहुत खुश हैं कि हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं अभी, और बस यही चाहते हैं कि सब अच्छे से पढ़ाई करें और आगे ऐसी कोई भी परेशानी ना हो। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।